हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आगे हम सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला चैप्टर शुरू करते हैं और उसमें सबसे पहले सेल साइकिल की बात करते हैं कि व्हाट इज सेल साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, यानी उन इवेंट्स के सीक्वेंस जिसके द्वारा एक कोशिका या सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगी, अपने जीनोम की कॉपी करेगी, साथ ही सिंथेसाइजेज द अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल, यानी सेल के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंट्स भी वो संश्लेषित करेगी एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, और लास्ट में वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इन सभी इवेंट्स को मिलाकर हम सेल साइकिल कह देंगे। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगी, उसके बाद दूसरे जो सेल के कॉन्स्टिट्यूंट्स है वो भी इसमें बन जाएंगे और लास्ट में सेल दो भागों में टूट जाएगी। तो इन सभी प्रोसेसेस को मिलाकर हम सेल साइकिल कह देंगे। बिल्कुल आपको सेल साइकिल की डेफिनेशन याद करनी है। फेजेज ऑफ सेल साइकिल की आगे हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से सेल साइकिल को हम दो फेजेज में बांट सकते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को वापस तीन सब फेजेज में बांटा गया है, G1, S फेज और G2 फेज। और एम फेज को हम माइटोसिस फेज बोलेंगे, जिसमें जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा उसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें याद करनी है कि सेल साइकिल की फेजेज कौन कौन सी हो जाएगी और एम फेज में कैरियोकाइनेसिस से क्या मतलब है और साइटोकाइनेसिस से क्या मतलब है। आगे हम इंटरफेज की बात करते हैं। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहेंगे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। इस फेज में सेल रेस्ट करने का काम करेगी और इसकी जो सब फेज है सबसे पहले G1 फेज, उसकी हम बात करते हैं। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, G1 फेज में सेल उपापचयिक रूप से सक्रिय रहेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी एंड ग्रोज कंटिन्यूसली बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, और लगातार वृद्धि करती रहेगी लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करेगी। G1 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। एस फेज की हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज अकर होगा, डीएनए का संश्लेषण होगा। डीएनए कंटेंट इंक्रीजेज बाय 2C to 4C, यानी डीएनए का कंटेंट एस फेज के दौरान 2C से 4C हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। बट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन्स सेम, लेकिन क्रोमोजोम के नंबर वही रहेंगे 2n। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डीएनए का कंटेंट तो डबल हो गया लेकिन क्रोमोजोम के नंबर एस फेज के बाद भी वो ही रहेंगे। G2 फेज की बात करते हैं। G2 फेज में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन बनेगी इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए, वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, और सेल जो है वो लगातार वृद्धि करती रहेगी। तो इन तीनों ही फेजेस की इवेंट्स को आपको वन बाय वन लर्न करना, याद करना है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए, एम फेज या माइटोसिस फेज की हम बात करते हैं। तो एम फेज में आप देखिए स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन। जो माइटोसिस फेज है वो न्यूक्लियर डिवीजन के साथ ही, कैरियोकाइनेसिस के साथ ही शुरू हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम्स, और साथ ही डॉटर क्रोमोजोम भी अलग होना चालू हो जाएंगे, इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। एंड यूजुअली एंड्स विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो मोटे रूप से एम फेज या माइटोसिस फेज में हमने दो चीज़ें पढ़ी है, कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन पाया जाएगा। एक किसेंट फेज भी आपको याद रखनी है, किसेंट स्टेज जिसे हम G0 स्टेज भी बोलेंगे या किसेंट स्टेज भी बोलेंगे। तो इन एडल्ट एनिमल सेल्स, जो एडल्ट एनिमल सेल्स है, मोस्टली एनिमल सेल्स की हम बात करेंगे, दैट डोंट डिवाइड, वो डिवीजन में नहीं जाती है, भाग नहीं लेती है, एग्जिट G1 फेज, और वो G1 फेज से बाहर निकल जाती है टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, और एक इनएक्टिव या असक्रिय अवस्था में आ जाती है जिसे हम G0 स्टेज कहेंगे। इस स्टेज के दौरान जो सेल्स है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, बिल्कुल आप ये पॉइंट याद रखेंगे, बट डोंट प्रोलिफरेट, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करेगी, वृद्धि नहीं करेगी, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। और किसेंट स्टेज हमें हार्ट सेल्स में देखने को मिलती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है एनिमल की हार्ट सेल्स में हमें किसेंट स्टेज देखने को मिलेगी, जिसे हम G0 फेज भी बोल देते हैं। आगे सेल साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बता रखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो डायग्राम में आप देखिए ये हमारी इंटरफेज चल रही है और ये हमारी एम फेज है। तो इंटरफेज में आपको G1 नज़र आ रही है, G2 नज़र आ रही है और S नज़र आ रही है, G1, S और G2। G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस होता है, S फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा, और G2 फेज में आरएनए एंड प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये पूरी आपकी इंटरफेज हो गई शॉर्ट में। और एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें आप देखेंगे कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, और फिर बाद में आपका साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस के बाद दो कोशिकाएं आपके पास आ जाएगी।
और सेल इन G0 फेज भी यहाँ पे बताई रखी है कि कोई सेल G1 से एग्जिस्ट हो जाती है तो वो G0 में पहुँच जाएगी। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा, सेल इन G0 फेज, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, डेथ ऑफ सेल एट लिस्ट। और यहाँ पर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इंटरफेज चलेगी और एम फेज चलेगी। फाइनली G0 स्टेज में ये कोई सी भी फेज नहीं चलेगी जो G0 स्टेज में है, और ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आगे इंटरफेज और एम फेज के द्वारा कंटिन्यूस होगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस डायग्राम से कि G0 फेज क्या होगी। तो G0 फेज में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन नहीं होगा और यहाँ पर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगा। आगे हम माइटोसिस की बात करते हैं। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, तो आपको पता ही है कि जो क्रोमोसोम के नंबर है इस डिवीजन के बाद, माइटोसिस के बाद, पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में एक जैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाएगा। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेजेस। माइटोसिस को हम 4 सब स्टेजेस में बांट सकते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब हो गया बिल्कुल बराबर वाला डिवीजन, जो कि क्रोमोसोम के नंबर को बिल्कुल एक समान रखेगा। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेजेस। 4 सब स्टेजेस में हम माइटोसिस को डिवाइड करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब प्रोफेज की हम बात करते हैं, प्रोफेज के इवेंट्स देखते हैं। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमेटिड, क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन हो गया है, तो रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर मिलेंगे, प्रत्येक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड रहेंगे, 2 अर्धगुणसूत्र रहेंगे, वो कंडेंस होंगे और बिकम विजिबल। कंडेंसेशन यानी संघनन उनका होगा और वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, सूक्ष्म नलिकाएं, आर असेंबल्ड इनटू माइटोटिक स्पिंडल, वो आपस में मिल जाएगी और माइटोटिक स्पिंडल या माइटोसिस के तर्कुओं का निर्माण करेगी, माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण करेगी। न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है और न्यूक्लियर एनवलप जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल, और जो सेंट्रियोल है आपके वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देंगे। तो ये प्रोफेज के इवेंट्स हो जाएगी, 1 बाय 1 आपको याद करनी है। आगे देखिए मेटाफेज। मेटाफेज में आप देखेंगे स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, जो स्पिंडल फाइबर बने हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। काइनेटोकोर एक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोमियर के पास ही मिलती है ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जहाँ से क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हैं वो सेंट्रोमियर, और वहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसे काइनेटोकोर कहेंगे। और ये काइनेटोकोर जो है स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड पाए जाएंगे, या स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। क्रोमोसोम लाइन अप, क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाएंगे एट द इक्वेटर, बिल्कुल बीचों बीच में विश्वत रेखीय यानी विश्वत रेखा पर आ जाएंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे, एंड स्पिंडल टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। और एक मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण यहाँ पर होगा। तो मेटाफेजिक प्लेट का मतलब है सारे के सारे क्रोमोसोम जो इक्वेटर पर आ गए हैं और अपने आप को उन्होंने वहाँ पर व्यवस्थित कर लिया है, ये मेटाफेज की विशेषता हो जाएगी। एनाफेज की आगे हम बात करें तो सेंट्रोमियर्स स्प्लिट, सेंट्रोमियर अब टूट जाएगा, क्रोमेटिड्स जो है वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, यानी आधे क्रोमेटिड एक पोल की तरफ चले जाएंगे और दूसरे क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ चले जाएंगे, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्योंकि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर छोटे होंगे, छोटे होने की कोशिश करेंगे या छोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सेंट्रोमियर है वो टूट जाएगा और जो क्रोमेटिड्स है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना शुरू कर देंगे, अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, आप ध्यान रखेंगे कि स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग यहाँ पर होती है, स्पिंडल फाइबर छोटे होना शुरू हो जाते हैं। टेलोफेज के आगे हम बात करते हैं। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स, जो क्रोमोसोम के क्लस्टर है वो अपोजिट पोल पर पहुँच जाते हैं। एनाफेज में हमने उनको पहुंचाया है। न्यूक्लियर एनवलप असेंबल्स, जो न्यूक्लियर एनवलप है वापस हमें दिखाई देने लग जाता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, क्रोमोसोम के क्लस्टर के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER रिफॉर्म्स, जो कि प्रोफेज में गायब हो गए थे, वो वापस रिफॉर्म्स यहाँ पर हो जाएंगे, वापस बन जाएंगे, पुनः बन जाएंगे। और डायग्रामेटिक व्यू भी आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, एस्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रोमियर आपको दिख रहा है जो कि आपको क्रोमोसोम में यहाँ पर ये सेंट्रोमियर हो जाएगा, बिल्कुल आप देखेंगे सेंट्रोमियर बीच में जो मिलता है। डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस, यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी। आगे आप देखिए ये एस्टर जो है वो सेंट्रियोल को यहाँ पर बोला गया है। मेटाफेज आप देखेंगे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे
और क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर, सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटर पर आकर यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएंगे, ये मेटाफेज हो जाएगी। फिर सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स एंड देयर मूवमेंट टू अपोजिट पोल, उनके मूवमेंट अपोजिट पोल की तरफ शुरू हो जाएगा। और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयरिंग हो जाएगी, डिसअपेयरिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, वापस डिसअपेयर हो जाएंगे और न्यूक्लियोलस रीअपेयरिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक हमारा कैरियोकाइनेसिस पूरा हो जाएगा, यानी केंद्रक का विभाजन हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर केंद्रक दो भागों में बट गया। अब हमें साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोल देंगे। तो द डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स, यानी एक कोशिका के प्रोटोप्लास्ट का या उसके कोशिका द्रव्य का 2 डॉटर सेल में टूट जाना कैरियोकाइनेसिस के बाद, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, उसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। यानी साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म का 2 भागों में टूट जाना, और वो दोनों भाग जो 2 न्यूक्लियस बने हैं उनको ग्रहण कर लेंगे और 2 डॉटर सेल्स बना लेंगे। एनिमल सेल्स में आगे आप देखिए, एनिमल साइटोकाइनेसिस में आप देखिए अपीयरेंस ऑफ फुरो, यहाँ पर फुरो मेथड से साइटोकाइनेसिस होगा इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फुरो बन जाती है विच डिपन्स, जो कि घरी होती जाएगी एंड जॉइंस इन द सेंटर, और सेंटर से जुड़ जाएगी, डिवाइडिंग सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2, और सेल के साइटोप्लाज्म को 2 भागों में बांट देगी। इस प्रकार से जो सेल फुरो मेथड है वो एनिमल साइटोकाइनेसिस का मेथड हो जाएगा, और प्लांट साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट मेथड आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रिकर्सर, यानी जो न्यू सेल वॉल बनेगी वो एक सिंपल प्रिकर्सर सेल प्लेट के द्वारा बनेगी, यानी सेल प्लेट मेथड के द्वारा न्यू सेल बनेगी। प्रिकर्सर का मतलब होता है पूर्व में बनने वाली, जो पहले ही बन जाएगी, विच रिप्रेजेंट द मिडिल लेमिला, यानी सेल प्लेट मिडिल लेमिला को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी बिटवीन द वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स, जो कि 2 कोशिकाओं की वॉल्स के बीच में मिलेगी। तो सेल प्लेट मेथड के द्वारा साइटोकाइनेसिस प्लांट साइटोकाइनेसिस होगा, और फुरो मेथड के द्वारा एनिमल साइटोकाइनेसिस होगा। व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हो रहा है कैरियोकाइनेसिस के बाद, तो एक मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, यानी बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। इसे हम सिनसाइटियम कंडीशन बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सिनसाइटियम का मतलब क्या हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस ग्रोथ में मदद करेगा, एडिशन ऑफ सेल्स की संख्या बढ़ाएगा, मेंटेनेंस ऑफ सरफेस वॉल्यूम रेशो, यानी सरफेस वॉल्यूम रेशो को मेंटेन करेगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर का मेंटेनेंस करेगा, यानी क्रोमोसोम नंबर को बनाए रखेगा, रीजनरेशन, खोई हुई कोशिकाओं को वापस उत्पन्न करेगा, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का साधन है लोअर प्लांट्स में और कुछ इंसेक्ट में, रिपेयर और वुंड हीलिंग में मदद करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइटोसिस के द्वारा ही प्लांट्स में मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम माइटोसिस तक ही पढ़ते हैं। आप अच्छे से माइटोसिस समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।